जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। आज है 21 जनवरी और मैं देवदत्त मिश्रा कोचिंग जंक्शन पर हाजिर हो गया हूं आज की करंट अफेयर सीरीज के साथ। देखते हैं आज की सबसे बड़ी चर्चित घटना कौन सी है, आज के अखबारों की सबसे प्रमुख सुर्खी क्या है और हम देखेंगे कि उस पर परीक्षा में किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ी जो सुर्खी है वो चल रही है कि अमेरिका में राष्ट्रपति जो बिडेन ने शपथ ले ली है और उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? कमला हैरिस ने। कमला हैरिस भारतीय मूल की पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति होंगी जो कहां की होंगी? भारतीय मूल की होंगी। तो सबसे बड़ी सुर्खी आज की क्या है? आज की सबसे बड़ी सुर्खी है अमेरिका में बाइडेन युग की शुरुआत, कड़ी सुरक्षा में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। कड़ी सुरक्षा में इसलिए क्योंकि ट्रंप के समर्थकों ने पूरी कोशिश की है कि किसी भी तरीके से ट्रंप क्या करें, सत्ता में बने रहें और जितना उग्र प्रदर्शन हो सके, जितना हिंसक प्रदर्शन हो सके और किसी तरीके से जो है हम क्या करें, जो बिडेन को सत्ता में आने से रोक सके। हालांकि डेमोक्रेसी अमेरिका की ठीक ठाक है, इस वजह से जो है ट्रंप का यह प्रयास या ट्रंप के समर्थकों का यह प्रयास सफल नहीं हो पाया। तो इस संदर्भ में प्रश्न क्या बनता है? इस संदर्भ में प्रश्न बनता है परीक्षा में आने लायक अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली? तो अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली? कमला हैरिस ने। ये लेडीज आप देख रहे होंगे, ये है कमला हैरिस। आइए देखते हैं आज अमेरिका और भारत के संबंधों पर कि भारत और अमेरिका की पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसी हैं, भारत और अमेरिका के राजनीतिक सिस्टम में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर हैं। तो भारत जहां विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वहीं अमेरिका क्या है? विश्व का सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। अमेरिका क्या है? विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दोनों देशों में डेमोक्रेसी है लेकिन दोनों देशों की शासन प्रणाली अलग अलग है। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है दोनों देशों में, लेकिन दोनों देशों की शासन प्रणाली अलग अलग है। कैसे अलग है? भारत में संसदीय प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? संसदीय, जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। और अमेरिका में कैसी प्रणाली है? अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यानी भारत में सरकार यानी राज्य का प्रधान तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन सरकार का प्रधान कौन होता है? सरकार का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। राज्य का प्रधान राष्ट्रपति और सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री। लेकिन अमेरिका में राज्य का प्रधान भी और सरकार का भी प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए कौन है? जो बिडेन। और उपराष्ट्रपति चुनी गई कौन सी है? कमला हैरिस। बिल्कुल सही आपने समझा। नेक्स्ट बात जो और समझने की है कि भारत और अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम्स में क्या क्या समानताएं हैं। तो अगर आपने संविधान पढ़ा होगा तो संविधान में बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय संविधान के स्रोत में एक व्यवस्था आती है कि मूल अधिकार, यानी अपने देश के संविधान में जो मूल अधिकार की व्यवस्था है, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है। यहां एक बात जाननी और महत्वपूर्ण है कि अमेरिका और भारत दोनों में लिखित संविधान है। कैसा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है, कह लीजिए। ब्रिटेन में ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, लेकिन भारत और अमेरिका दोनों का संविधान क्या है? लिखित है। भारत के संविधान का जो भाग 3 है, पार्ट 3, जिसमें मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। संविधान का भाग 3 में 12 से 35 तक अनुच्छेद हैं और मूल अधिकार किससे हैं? 14 से लेकर के 34 तक। ये जो भारत का तीसरा भाग है, मूल अधिकार का भाग, ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? बिल ऑफ राइट्स, यानी सिटीजन्स के मौलिक अधिकारों से क्या है? प्रेरित है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि भारत और अमेरिका दोनों के पॉलिटिकल सिस्टम्स में और क्या समानताएं हैं। पहली समानता हमने देखी कि भारत और अमेरिका दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन है। दूसरी समानता हमने ये देखी कि भारत का जो संविधान का पार्ट 3 है, पार्ट 3 का मतलब मौलिक अधिकार वाला जो सिस्टम है वो अमेरिकी सिस्टम से प्रेरित है, यानी अमेरिकी सिस्टम से देख करके जो है बनाया गया है। अमेरिकी सिस्टम में क्या है? अमेरिकी सिस्टम में बिल ऑफ राइट्स का कॉन्सेप्ट है। आपने इसके पहले वाले वीडियोज में देखा होगा, आपको पता भी होगा अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका क्या है? नॉर्थ कॉन्टिनेंट यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। अमेरिका का सबसे पॉपुलर सिटी कौन सी है? अमेरिका का सबसे पॉपुलर सिटी है न्यूयॉर्क।
और अमेरिका की जो व्यवस्था है, जैसे अपने यहाँ की संसद, अपने यहाँ की जो व्यवस्था है वो है फेडरल। फेडरल का मतलब होता है संघात्मक। क्या बोलते हैं फेडरल को? संघात्मक। भारत के पास इस समय वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ हैं? भारत में है। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में इस समय 50 राज्य हैं। अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो थोड़ा सा इसको चर्चा में ले लेते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हैं। तो आप जानते होंगे कि शुरू में भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। कितने केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे? 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद क्या बना? तेलंगाना बना। तो भारत में राज्य कितने हो गए? भारत में राज्य हो गए 29 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 7। ठीक, आपको ये बात अच्छे से मालूम है। फिर आपने जाना होगा कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है, जम्मू कश्मीर जो राज्य है वो क्या हो गया है? उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। तो जम्मू कश्मीर राज्य इसमें से कम हो गया, राज्यों की सूची से कम हो गया। तो राज्यों की सूची में कितने राज्य बचे? 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में कितने हो गए? 7 + 2 यानी 9 केंद्र शासित प्रदेश। यानी अभी हाल तक क्या हो गया था? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली, इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके एक संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए अब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचते हैं। तो भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। वहीं अमेरिका में कितने हैं? अमेरिका में 50 राज्य हैं। संविधान की बात करें तो भारत में एकमात्र क्या है? केंद्रीय संविधान है। इंडिया हैज ओनली वन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज एट सेंट्रल लेवल। लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका में एक केंद्रीय संविधान भी है और जो 50 राज्य हैं उन 50 राज्यों का भी अलग अलग क्या है? संविधान है। यानी अगर फेडरल व्यवस्था देखी जाए, संघात्मक व्यवस्था देखी जाए, तो अमेरिका के जो राज्य हैं उनके पास भारतीय राज्यों की तुलना में क्या है? ज्यादा अधिकार हैं। भारतीय राज्यों की तुलना में अमेरिका के राज्यों के पास क्या है? ज्यादा अधिकार हैं, क्योंकि सबके पास अपना अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सुर्खी अपनी क्या है। नेक्स्ट सुर्खी है, आपने जाना होगा गुरु गोविंद सिंह जयंती 2021 अखबारों में निकला है। आप समझ रहे होंगे गुरु गोविंद सिंह की जयंती थी कल, यानी 20 जनवरी को। पीएम मोदी ने सिक्के 10 गुरु महाराज को किया याद, और कहीं ये बात इस हेडिंग से जो है कई अखबारों ने क्या निकाला है? सुर्खियां निकाली है। तो प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बनता है वो बनता है कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? आपके पास 4 विकल्प हैं: गुरु नानक देव, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के क्या हैं? गुरु हैं। 10वें गुरु का नाम आपको बताना है। तो आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। 10वें सिख गुरु कौन से हैं? गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन से हैं? गुरु गोविंद सिंह। और ये अंतिम गुरु भी हैं, 10वें और अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक देव क्या है? गुरु नानक देव जो है सिखों के पहले गुरु थे, जिन्होंने सिख धर्म की क्या की? स्थापना की। किस लिए स्थापना की? हिंदू धर्म की कुरीतियों के विरोध में इन्होंने जो है एक अलग धर्म सिख धर्म की क्या की? स्थापना की गुरु नानक देव ने। गुरु नानक देव क्या हो गए? सिखों के पहले गुरु हो गए। ऑप्शन में दिया है गुरु हरकृष्ण। गुरु हरकृष्ण सिखों के क्या है? 8वें गुरु हैं। तेग बहादुर क्या है? गुरु सिखों के 9वें गुरु हैं। और गुरु गोविंद सिंह क्या है? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हैं। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म पाकिस्तान के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। आपको पता होगा, आपने किताबों में पढ़ा होगा। तलवंडी को इस समय पाकिस्तान में जो है ननकाना साहिब नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? ननकाना साहिब। गुरु गोविंद सिंह अपने जन्म यानी अपने जो है जीवन के अंतिम समयों में करतारपुर
करतारपुर भी जो है पाकिस्तान में है। करतारपुर में जो है समाज सेवा करते हुए इन्होंने करतारपुर में ही अंतिम सांस ली थी। और आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में कुछ महीना पहले भारत पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर गलियारे को लेकर के काफी चर्चा रही। भारत के अपने पंजाब क्षेत्र में बसने वाले सिख जो है क्या है, गुरु नानक देव को अपना अभिन्न इष्ट देव मानते हैं और उनका जो मृत्यु स्थान है, जिन्होंने अपने जीवन के अधिकांश अंतिम समय को कहां बिताया था, करतारपुर बिताया था। लेकिन करतारपुर का जो क्षेत्र पड़ता है कहां पड़ता है, पाकिस्तान की सीमा पर पड़ता है। यानी भारत अगर देखेंगे तो ये अगर भारत का बॉर्डर है तो यहां रहने वाले लोग पाकिस्तान के करतारपुर में, यहां अगर करतारपुर है यहां से देख तो सकते थे, लेकिन अगर उनको करतारपुर जाना हो तो वो पहले जाते थे कहां, कश्मीर वगैरह जा करके फिर वहां से फिर लाहौर होते हुए जो है यहां आते थे। यानी जो जगह यहां से दिखाई दे रही है, आंखों के सामने दिखाई दे रही है, वहां जाने के लिए उनको लंबी दूरी का सामना करना पड़ता था। इसलिए भारत और पाकिस्तान दोनों इस मत पे सहमत हुए कि एक जो है गलियारे का निर्माण हो जाए, ऐसा कॉरिडोर जिसमें लोग जो है बिना वीजा के या कह लीजिए कि एक दिन के ऑटो वीजा पर जो है जा सके और अपने इष्ट गुरुदेव के दर्शन करके वहां से करतारपुर साहिब के दर्शन करके क्या आ सके। करतारपुर कॉरिडोर कहां है, रावी नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। अपना नेक्स्ट सुर्खी देखते हैं। नेक्स्ट सुर्खी क्या है, नेक्स्ट सुर्खी है दुश्मन को करारा जवाब देने की क्षमता रखता है तेजस, इसके शामिल होने से बढ़ेगी भारतीय वायुसेना की ताकत। ये सुर्खी है, भारतीय वायुसेना में तेजस क्या हो गया है, शामिल हो चुका है। भारतीय वायुसेना को कुछ तेजस की और खेप मिलने वाली है, इसलिए समाचार पत्र की सुर्खी है। तेजस जो वायुयान है, तेजस वायुयान का निर्माण जो है भारत में किया गया है और किस कंपनी ने किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। किसने किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, तेजस वायुयान का निर्माण किस कंपनी ने किया है, बी ऑप्शन सही है। क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दसाल्ट एविएशन कहां की है, फ्रांस की कंपनी है और उसने किसका निर्माण किया, उसने किया है राफेल का निर्माण। पिछले वीडियोज में आपने देखा होगा राफेल का निर्माण करने वाली कंपनी दसाल्ट एविएशन है। ये फ्रेंच कंपनी है, ये अपनी इंडियन कंपनी है। इसने तेजस और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी जिसको कहते हैं तेजस, इसका निर्माण किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। बोइंग अमेरिका की कंपनी है, ज्यादातर पैसेंजर्स वायुयान बनाया करती है। लॉकहीड मार्टिन है, लॉकहीड मार्टिन भी जो है अमेरिकी कंपनी है। लॉकहीड मार्टिन ने जो है एक वायुयान बनाया है C-130J सुपर हरक्यूलिस बोलते हैं, ये भारत के पास है। इसका काम ये है कि ढेर सारे कार्गोज यानी ढेर सारा जो है सामान उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है तो इस वायुयान की मदद दी जाती है। यानी ये कैसा है, ट्रांसपोर्टर विमान है। C-130J सुपर हरक्यूलिस कैसा है, ट्रांसपोर्टर विमान है। इसको किसने बनाया है, लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। देखते हैं नेक्स्ट सुर्खी अपनी क्या है। अपनी नेक्स्ट सुर्खी है प्रधानमंत्री 30 जनवरी को करेंगे सर्वदलीय मीटिंग। किस लिए मीटिंग करेंगे, क्योंकि भैया 29 जनवरी को बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र क्या हो रहा है, 29 जनवरी को शुरू हो रहा है। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी को शुरू हो रहा है और प्रधानमंत्री, एक आम परंपरा रही है कि बजट सत्र या संसद का कोई भी सत्र शुरू करने से एक दिन पहले क्या होता है, सरकार यानी जो सरकार केंद्र में है, शासन में है, वो अन्य पार्टियों से, सभी पार्टियों के नेताओं से मिल करके बैठक करते हैं और ये मतलब आपस में सहमति बनती है कि हम लोग जो है भारत की अच्छाई के लिए मिल करके काम करेंगे और किसी मुद्दे पर हम सही में डिबेट करेंगे, केवल मात्र डिबेट करने मतलब विरोध करने के लिए विरोध नहीं करेंगे। ये जो परंपरा रही है सर्वदलीय मीटिंग की, ये परंपरा रही है किसी भी सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले की। लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, इस बार बजट सत्र शुरू हो रहा है 29 जनवरी को और सर्वदलीय मीटिंग कब हो रही है, सर्वदलीय मीटिंग हो रही 30 जनवरी को। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है संसदीय कार्य मंत्री कौन है, तो संसदीय कार्य मंत्री है श्री प्रहलाद जोशी जी। श्रीपद येसो नाइक का ऑप्शन है, श्रीपद येसो नाइक इस समय भारत सरकार में केंद्रीय आयुष मंत्री है, यानी आयुष मंत्री, आयुष राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार का इनका कार्यकाल है। ओम एस जयशंकर की बात है, एस जयशंकर भारत के वर्तमान क्या है, विदेश मंत्री हैं। ओम बिरला ऑप्शन में दिया गया है, ओम बिरला क्या है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं।
बजट की बात आई है तो थोड़ा सा बजट के बारे में जान लेते हैं। बजट क्या है? बजट शब्द जो है अगर संविधान खोल करके देखेंगे तो संविधान में जो है बजट शब्द का विवरण कहीं है नहीं। मतलब बजट जो शब्द है सीधा संविधान में लिखा नहीं गया है। बजट के बजाय भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 112 है जो बजट के बारे में प्रावधान देता है उसका मुख्य शीर्षक है वार्षिक वित्तीय विवरण। किस शीर्षक से है? वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये किसमें है? ये है संविधान के अनुच्छेद 112 में। यानी अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि बजट का जो शीर्षक है वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 112 में। और किस शीर्षक से है? वार्षिक वित्तीय विवरण से। यानी ये बताता है कि हर वर्ष केंद्र सरकार क्या करेगी? एक साल भर के कामकाज का लेखा जोखा संसद में प्रस्तुत करेगी और उसे क्या नाम दिया जाएगा? वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी क्या कहेंगे? बजट। बजट एक फ्रेंच शब्द था जिसका अर्थ होता था चमड़े का थैला। क्या होता था? चमड़े का थैला, क्योंकि यूरोपीय देशों में शुरू में जो है जब ये वार्षिक वित्तीय मतलब स्टेटमेंट्स जो है पेश किए जाते थे तो चमड़े के झोले में पेश किए जाते थे, इसलिए उसका नाम बुजट से जो है क्या हो गया? बजट हो गया। आपने पिछले वर्ष देखा होगा कि अपने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी इस चमड़े के बैग की व्यवस्था को भी बदल दिया और उसके बजाय जो है एक साधा सा झोला, भारतीय पद्धति का झोला जो है उसको लेकर के बजट पेश करने के दौरान जाती है। हालांकि इस बार ये भी व्यवस्था समाप्त हो जा रही है क्योंकि इस बार का बजट कैसा होगा? पेपरलेस होगा। तो काम की चीज क्या हुई? इस सुर्खी से काम की चीज आपको क्या मिली? प्रधानमंत्री 30 जनवरी को करेंगे सर्वदलीय मीटिंग। इस हेडिंग से आपको परीक्षा के लिए काम की चीज एक तो ये मिली कि वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री कौन है? श्री प्रहलाद जोशी जी हैं। दूसरी काम की चीज ये मिली कि जो बजट सत्र होने वाला है, बजट का जो विवरण है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। किस नाम से है? वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से है। 2-3 बातें और पता चल गई। श्रीपद येसो नाइक भारत के केंद्रीय आयुष मंत्री है, एस जयशंकर विदेश मंत्री है और ओम बिरला क्या है? लोकसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है? परीक्षा में और क्या पूछा जा सकता है? हेडिंग क्या है? तो हेडिंग क्या है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में किस मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया? आपको मालूम होगा अगर आप घर पढ़ते होंगे तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अभी जल्दी में ही सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने वाले वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं, सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं। तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पहले प्राइम मिनिस्टर थे श्री मोरारजी देसाई। श्री मोरारजी देसाई। सोमनाथ मंदिर का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। यह भारत के जो है वैभवशाली गौरव का जो है क्या है? प्रतीक रहा है। इसका जो है ऋग्वेद में बताया गया है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? स्वयं चंद्रदेव ने किया था। और यह जो है कह लीजिए कि आप हिंदू धर्म के उत्थान एवं पतन का भी प्रतीक रहा है। समय समय पर विदेशी आक्रांता इसे तोड़ते गए और भारत के वैभवशाली राजाओं ने इसका निर्माण कराया। अंतिम बार आपको पता होगा कि सन 1024 में महमूद गजनवी ने जो है इस मंदिर को तोड़ करके नष्ट कर दिया था और इसकी अपार संपत्ति को उठा ले गया था। फिर उसके बाद इसका निर्माण कराया गया और फिर बाद में औरंगजेब आया। औरंगजेब ने भी इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग 1955 में जो वर्तमान स्वरूप आपको सोमनाथ मंदिर का दिखता है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अस्तित्व में आया। श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है भारत के लौह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नए सोमनाथ मंदिर बनाने में बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने सक्रियता से इस मंदिर के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। नेक्स्ट सुर्खी देखते हैं। नेक्स्ट सुर्खी क्या है? भारत सरकार ने किस दिन को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि भैया 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इसलिए भारत सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है ताकि हम उस महान शख्सियत को क्या कर सकें? श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था और ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में हो गई थी। उनकी मृत्यु के बारे में बड़ा विवाद है। फिलहाल ऑफिशियल तौर पर हम यही जानेंगे कि उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में हो गई थी। वो भारत के जो है आईसीएस चुने जाने वाले सबसे कह लीजिए युवा व्यक्ति थे, युवा व्यक्तियों में से एक थे। सुभाष चंद्र बोस जी को जो है 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का क्या चुना गया था? अध्यक्ष चुना गया था। उस समय जो है महात्मा गांधी जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के विचारों को लेकर के बड़े उत्साहित थे। उन्हें लगता था कि सुभाष चंद्र बोस जो है बहुत अच्छे विचार के आदमी हैं, ये देश को आगे ले जा सकते हैं। तो उन्होंने स्वयं महात्मा गांधी जी ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को किसके लिए? अध्यक्ष पद के लिए नामित किया। किसका? कांग्रेस अध्यक्ष पद का। यानी परीक्षा के लिए काम की चीज क्या हो गई? एक तो काम की चीज ये हो गई कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। दूसरी काम की चीज ये हो गई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो कांग्रेस के 1938 में हुए 91वें अधिवेशन में क्या चुना गया था? कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया था। स्वयं महात्मा गांधी जी ने उन्हें प्रेसिडेंट नामित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन उनके अध्यक्षीय भाषण को लेकर के ही जब उन्होंने पहला अध्यक्षीय भाषण दिया, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही धमाकेदार भाषण दिया, अध्यक्षीय भाषण, लेकिन वो महात्मा गांधी जी को पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया? क्योंकि महात्मा गांधी के जो विचार थे वो अहिंसा को लेकर थे। उनका विचार था कि भारत को आजादी जो है नॉन वायलेंट तरीके से दिलवानी है, जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि 1948, आप जानते हैं 1948 के बाद 1939 के आसपास जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। तो उन्होंने पाया कि द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हो गया है तो ये जो राष्ट्र है, जो ब्रिटेन है, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। और यही सही समय है जब ब्रिटेन पर जो है सैनिक दबाव बना करके, यानी किस तरीके से कह लीजिए गरम दल से ज्यादा विश्वास रखते थे, ब्रिटेन पर जो है सैनिक कार्रवाई करके हम अपने देश को क्या कर लेंगे? आजाद करा लेंगे। लेकिन गांधी क्या थे? गांधी किसी भी तरीके हिंसा के बहुत बड़े विरोधी थे, वास्तव में विरोधी थे। इसलिए उन्होंने उनके अध्यक्षीय भाषण को सुन करके, किसके अध्यक्षीय भाषण को सुन करके? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में दिए गए अध्यक्षीय भाषण को चुन करके उनका विरोध करने का क्या किया? निर्णय लिया। 1939 आते आते स्थिति इतनी बुरी हो गई कि कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन शुरू होना था। कौन सा अधिवेशन शुरू होना था? त्रिपुरी अधिवेशन शुरू होना था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि त्रिपुरी अधिवेशन में ऐसा अध्यक्ष चुना जाए जो हमारे विचारों से क्या हो? मेल खाता हो। लेकिन कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। तो स्वयं जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पर्चा भरा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध गांधी जी ने एक कैंडिडेट खड़ा किया। उसका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। क्या नाम था? पट्टाभी सीतारमैया। लेकिन इन कैंडिडेट को, यानी पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने करारी शिकस्त दे दी। तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि यह पट्टाभी सीतारमैया की नहीं बल्कि गांधी जी की हार है। इस बात से सुभाष चंद्र बोस बहुत दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्र का सबसे महान व्यक्ति महात्मा गांधी है, अगर मुझसे सहमत नहीं है तो मेरा कांग्रेस का अध्यक्ष बने रहना बेकार है। और उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। किसका गठन किया? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। एक नया कॉन्सेप्ट आपकी परीक्षा में पूछे जाने लायक आ गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है, फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन में सुभाष चंद्र बोस की जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या किया गया था? गठन किया गया था। नेक्स्ट सुर्खी देखते हैं कि आज की जो है नेक्स्ट सुर्खी क्या है। तो भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को 20 लाख कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड फ्री में देने की घोषणा की है? तो आपको मालूम होगा, अखबार में छोटी सी जगह में लिखा है कि बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भारत सरकार से उन्हें जो है 20 लाख फ्री कोविशील्ड वैक्सीन मिलने जा रही है। और उनकी पार्टी
इस कोविशील्ड के टीके को जो है अपनी उपलब्धि बता रही है कि हमारे देश में जो है, हम ऐसे देश हैं जहां बहुत ही पहले, विश्व के ऐसे देश हैं जहां बहुत पहले ही हमें कोरोना की वैक्सीन मिलने जा रही है। भारत कोरोना की वैक्सीन को लेकर के बहुत ही आशान्वित है और वो जो है वैक्सीन मैत्री करके एक जो है डिप्लोमेसी जो है लॉन्च किया हुआ है, बहुत तगड़ा सा। भारत ने क्या की है, वैक्सीन मैत्री करके एक डिप्लोमेसी लॉन्च की है। इस वैक्सीन मैत्री के जरिए कोरोना की वैक्सीन की सप्लाई करके हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों से क्या करेंगे, बहुत बेहतर संबंध बनाएंगे। इस चरण में भारत की जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, उसकी पहली खेप मालदीव और भूटान में पहुंच चुकी है। मालदीव और भूटान में ऑलरेडी पहुंच चुकी है। बांग्लादेश में इसी जनवरी में, कल परसों तक बांग्लादेश में भी इसकी पहली खेप पहुंच जाएगी। और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, भारत उन सारे पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन सप्लाई करने को लेकर के क्या है, बहुत आशान्वित है। भारत क्या है, अपने इन सारे पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए बहुत आशान्वित है और चाहता है कि इस कोरोना वैक्सीन के जरिए अपने पड़ोसी देशों पर पड़े चीन के प्रभाव को क्या कर सके, हम कम कर सके। बांग्लादेश की बात आई है तो थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में और गहराई से जान लेते हैं। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, ये आप देख रहे होंगे। ये है बांग्लादेश की सीमा, आपको दिख रही होगी। ये है, पहले क्या था, पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा था और इसे हम कहते थे ईस्ट पाकिस्तान। 1971 में भारत ने इसे क्या किया, पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराया और बांग्लादेश क्या हो सका, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन सका। बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान प्रधानमंत्री है शेख हसीना। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। भारत और बांग्लादेश के संदर्भ में जान लेते हैं तो भारत की सबसे ज्यादा भौगोलिक सीमा किस देश के साथ लगी हुई है, तो भारत की सबसे ज्यादा भौगोलिक सीमा जो है वो आप देखेंगे तो पाएंगे कि भारत की सबसे ज्यादा भौगोलिक सीमा वो बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। इतनी बड़ी भौगोलिक सीमा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। 4000 किलोमीटर से ज्यादा है, 4028 किलोमीटर के आसपास है भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा। नेक्स्ट टर्म को देखते हैं। नेक्स्ट टर्म अपना क्या है, नेक्स्ट अपनी सुर्खी क्या है, तो नेक्स्ट सुर्खी जो है फिलहाल यहीं तक समाप्त हो जा रहा है। कोविड वैक्सीन को लेकर के सुर्खी जो है अपनी क्या हो रही है, समाप्त हो जा रही है। आप सबका बहुत बहुत आभार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को इसका लिंक भेजें और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। हमारी वेबसाइट www.coaching.in पर लॉगिन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।